पढ़ रहे थे ना? मुझे पॉलिटिकल याद था कि पॉलिटिकल पढ़ा था। बताओ लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? कर्नाटक युद्ध पढ़ा दिए थे। अच्छा, हमने शुरू किया था मॉडर्न इंडिया। इसका पहला चैप्टर था जिसका एक ट्रिक था PDEDF। ये कंपनी बनने का ट्रिक है या कंपनियों के आने का? ये कंपनी बनी थी 1502 के एंड में और फिर अपने यहाँ इसने काम किया था 1503 में। डच बनी थी 1602 में। 1600 अगर ध्यान से देखें तो बनी थी कंपनी पहले इंग्लैंड वाली जिसका नाम था BEIC, लेकिन आपके यहाँ लेट आई थी BEIC। 1608 में आया था ना वो प्रेशर कुकर वाला आदमी, क्या नाम था उसका? हॉकिंस। किसके दरबार में आया था? लेकिन परमिशन तो नहीं मिली थी। परमिशन मिली थी टॉम्स या थॉमस बोल देते हैं उसको। कहीं कहीं लिखा है टॉम्स, कहीं कहीं लिखा है थॉमस। थॉमस रो, इसको परमिशन मिली थी। परमिशन किससे मिली थी? एक युद्ध हुआ था इनके और डचों के बीच में जिसे कहा जाता है, गांव का नाम था वो स्वाली का युद्ध। कब हुआ था ये? इसमें कंफर्म हो गया कि इंडिया में ब्रिटिशर्स ज़्यादा ताकतवर हैं। सबसे पहले जो लोग आए थे पुर्तगाली, इन्होंने लगभग 100 साल राज किया। देखो सब 1600 में आए, ये कब आ गए थे? इसका मतलब 100-125 साल तक अकेले हिंद महासागर पे राज चला। ये अपने आप का नाम क्या लिखते थे? हिंद महासागर के स्वामी, कि हम लोग जो हैं बहुत स्ट्रांग है, हमसे पूछे बिना तुम्हारा काम होगा नहीं। और ध्यान से देखो, इन्हीं के बीच में 1526 में तुम्हारे इंडिया में एक लड़ाई हुई थी, पानीपत का पहला युद्ध, जिसमें किसका आगमन हुआ था? इसका मतलब बाबर के आने से पहले पुर्तगाली थे आपके यहाँ। तो मुगल जब स्ट्रांग बने तो इन लोगों ने लाइव देखा मुगलों को कि कैसे। लेकिन एक अंतर था, मुगल थे दिल्ली पानीपत की बेल्ट पर, जबकि ये लोग जो थे जिनकी हम बात कर रहे हैं, इन्होंने अपनी बेल्ट याद करो ये वाली बनाई थी इस तरफ। याद है कहाँ पहुँचा था पहला आदमी? बताना। नहीं नहीं नहीं, पहला आदमी पहुँचा था कालीकट के तट पर। फिर उन्होंने कोचीन पे अपना कामकाज शुरू किया, फिर वो आगे बढ़ के गोवा पे कब्जा किया था। इस पूरी बेल्ट में दादर नागर हवेली, गोवा, कोचीन, कालीकट, यही तो थे इनके हिस्से। दमन दीव ये इनके पार्ट थे। इन्होंने 100 साल ज़्यादा ऊपर इंडिया में नहीं आए। इनको पता था इंडिया ऊपर जाएंगे, स्थल पे हमें आर्मी चाहिए। इनकी क्या मजबूत थी? नेवी। इनके बेड़े ताकतवर थे, इनका पानी पे कंट्रोल था। इसलिए इन्होंने एक पॉलिसी, मैंने शायद आपको बताई होगी, हाँ, जिसे कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। इसी को हिंदी में कहा जाता है शांत जल की नीति। और फिर हमने देखा इन्होंने बहुत बढ़िया अपना व्यापार किया। इन्होंने राज नहीं किया, इनको राज करना भी नहीं था, लेकिन आपके एक हिस्से पे एक ऐसा कब्जा जमा के बैठे जो छोड़ने को तैयार ही नहीं हुए। कौन सा हिस्सा था ये? इसके लिए इन्होंने मरना मंजूर किया और फिर हमने मारकाट करके इनको यहाँ से भगाया। अगर तुम्हें सन याद हो, 1961 में यहाँ ऑपरेशन चला और ये लड़े हमसे कि हम नहीं छोड़ेंगे इंडिया का ये हिस्सा, ये हमारा हिस्सा है, और तुम्हें वीज़ा लगा के गोवा जाना पड़ता था। 1961 में हमने इनको पूरी तरह से यहाँ से चलता कर दिया। पर तुम सोचो 1503 से 1961, इसका मतलब कितने साल हुए ये? 1503 मतलब स्टार्टिंग पूरी 100 साल, 1600, 1700, 1800, 1900, यानी 450 साल तक गोवा की बेल्ट के आसपास किसका कब्जा रहा? पुर्तगाली। आज भी आप गोवा घूमने जाएंगे ना तो आपको पोर्टुगीज स्टाइल के घर दिखेंगे। यहाँ आज भी कल्चर इंडियन फील नहीं होता। कभी आप गोवा जाएं तो गोवा के 2 हिस्से हैं, एक नॉर्थ एक साउथ। आपको वहाँ अगर किसी गाइड से पूछें तो आपको दिखाएंगे कि कैसे इनकी बिल्डिंग्स और इनका आर्किटेक्चर आज भी पोर्टुगीज स्टाइल के इनके घर हैं। यहाँ आज भी देख के लगता है कि किसी विदेश में घूम रहे हैं। कुछ इस तरह की गलियाँ हैं जो स्पेशल उसी तरह का खाना भी सर्व कर रही हैं, वैसे ही स्टाइल के उनके कॉफ़ी और वो सब पीने का तरीका। तो ये थे पोर्टुगीज़। डच हमने पढ़ा था, आए और थोड़े टिके क्योंकि उनका कंपटीशन जो था, उन्होंने दूसरी तरफ बेल्ट पे काम किया जिसका नाम क्या था? वो मसूलीपट्टनम। लेकिन फिर डच की और पोर्टुगीज़ की थोड़ी थोड़ी कहासुनी स्टार्ट हुई और फिर इनके पीछे पीछे कौन चले आए? इंग्लैंड।
इंग्लैंड वाले बड़े चालाक थे, इन्होंने इनसे भी लड़ाई की और इनसे भी लड़ाई की। ये तो समझ गए कि भाई इंग्लैंड के सामने टिकना मुश्किल है, हमारा समय शायद चला गया। स्वाली के युद्ध में ये हारने के बाद इंग्लैंड फ्री हो गया कि जो यहाँ राज कर रहा था एक्चुअल में मैंने उसको हरा दिया, तो मैं सुप्रीम पावर। फिर मैंने आपको एक शादी ब्याह का किस्सा बताया होगा कि हमारा एक हिस्सा जिसका नाम क्या था, मुंबई, वो किसने किसको दहेज में दे दिया? पुर्तगालियों की लड़की थी कैथरीन, जिसकी शादी हुई अंग्रेजों के राजकुमार बेटे के साथ, चार्ल्स के साथ। तो पुर्तगालियों ने दहेज में इंग्लैंड वालों को क्या गिफ्ट कर दिया? इनकी एक जगह हो गई जहाँ ये आएंगे, अब व्यापार करेंगे। फिर हमने देखा इंग्लैंड वालों ने इनको भगा दिया, इनके साथ तो रिश्तेदारी हो गई। इनके साथ एक युद्ध हुआ था, अगर तुम्हें याद हो, बेदरा का युद्ध, जिसमें क्लियर हो गया कि भाई डच इंडिया पे राज नहीं कर पाएंगे, ब्रिटिशर्स जमने नहीं देंगे। फिर इसके बाद इनके कुछ समय बाद ही कौन आ गए थे? ये डेनिश। कहाँ के थे ये? डेनमार्क। इन्होंने देखा आके इतना कलेश है, ये तो थोड़ी बहुत बस्तियां इन्होंने कहीं ली थी, वो पैसे लेके अंग्रेजों से दे के चलते बने। ये टिके थे, ये थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसने सीधी टक्कर किससे ली थी? इंग्लैंड। बस एक गड़बड़ थी, फ्रेंच वाली प्राइवेट कंपनी नहीं थी, सरकारी थी, ये प्राइवेट। इसके पास सारे डिसीजंस अपने थे, इसको डिसीजंस के लिए सरकार की तरफ देखना पड़ता था। वहाँ पानी के जहाज में रख के लेटर जाता, फिर वहाँ परमिशन पे डिस्कशन होता, फिर लेटर आता। ये रात में सोचते, सुबह अटैक कर देते। इनके डिसीजंस क्विक थे क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर का काम कर रहे थे। इनका मेन टारगेट था प्रॉफिट कमाना। तो आज डिसीजन कल बदल सकता है। इनका डिसीजन लेने में ही 4 महीने 6 महीने लगने हैं, डिसीजन बदलने में फिर अगले 6 महीने लगने हैं। इसीलिए इन सब पे हावी हो गए इंग्लैंड वाले, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। एक तो इनका कंपटीशन था बाहर से, एक इनका कंपटीशन था हमारे देश के अंदर से। अंदर से कैसे? जो हमारे राजा थे, कौन राजा थे हमारे यहाँ? मुगल। लेकिन हम जानते हैं कि मुगल धीरे धीरे करके कमज़ोर हुए। ये एक बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, कोई भी फैमिली, कोई भी बिजनेस एक टाइम पे ऊपर जाता है पीक तक, फिर क्या होगा उसमें? फिर उसमें डाउनफॉल स्टार्ट होता है। फिर मैंने बताया था ना, कुछ पुश्तें काम नहीं करती हैं, वो निकम्मी होती हैं, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद वो परिवार फिर ऊपर उठता है। भाजसा के टाइम पे इनका ग्राफ ऊपर जाना शुरू हुआ था। बाबर, जिसने सिर्फ कितने साल काम किया? 4 साल। 4 साल में पानीपत, मेरठ, यूपी, दिल्ली की बेल्ट पे इसने कब्जा कर लिया। आपके देश में कोई पीएम 5 साल आए ना, तो वो कहते हैं हमें तो टाइम ही नहीं मिला, हम क्या करें? 5 साल में थोड़ी ना देश दुनिया बदलती है। इस आदमी ने 4 साल में अपनी अगली 150 कितने, ये लगा लो 1526 से, और इनका राज बढ़िया तरीके से भी अगर देखें कि ये बादशाह थे तो कब तक चला? 1857। यहाँ से यहाँ तक इनके देखो 300 साल तो सीधे हो गए। 300 सवा 300 साल का बेस सिर्फ 4 साल में बना दिया था। किस आदमी ने? बाबर। फिर इसके बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। औरंगजेब कब मरा? 1707 में। यहाँ से यहाँ तक तो कभी किसी ने नज़र भी नहीं उठाई, ये इतने स्ट्रॉन्ग थे। बस बीच का एक टाइम पीरियड हुमायूं का था, 1555, ये 40 से लेके और 55 तक, 15 साल। बस इसमें थोड़ा सा ये बाहर रहे, और उसका कारण था ये हुमायूं हार गया था एक आदमी से जिसका नाम था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जिसने कौन सी बड़ी रोड बनवाया था? ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको आप आज कहते हैं NH44। जो पहले 2 रोड थे, NH1 और NH2। तो ये जो हमारा GT रोड है, GT ग्रैंड ट्रंक रोड, ये नाम इसने नहीं दिया, शेरशाह सूरी को क्या पता? ग्रैंड, ये तो अंग्रेजी का शब्द है, ग्रैंड ट्रंक। ये एक आदमी था जिसका नाम था ऑकलैंड, अंग्रेज था वो, ऑकलैंड। ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में। इसने दिया था नाम GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। ये रोड इंडिया में आज से नहीं है, ये रोड इंडिया में कभी बहुत पहले, जब आपके देश में सबसे पहली फैमिली ने राज किया था। कौन सी फैमिली थी वो? इंडिया पर पहली नहीं, मुगलों से पहले बेटा, हम अपने आप थे, मुगल तो विदेशी थे। सबसे पहले इंडिया पे जिसने राज किया वो थे मौर्य। ऐसा नहीं कि इससे पहले इंसान नहीं थे, थे इंसान, लेकिन छोटे छोटे गांव और इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी। जैसे इंडिया में जो बड़ी चीज़ जो आप सबसे पहली देखते हैं, जिससे पहले ज़्यादा पढ़े लिखे और समझदार लोग नहीं थे, वो हड़प्पा थे। लेकिन हड़प्पा को आप मानते हैं कि हम इनको पढ़ तो पाए नहीं, तो हम ये क्लेम नहीं करते कि हम हड़प्पा वालों के वंशज हैं। हड़प्पा के बाद जो लोग डेवलप हुए उन्हें आप कहते हैं वैदिक पीरियड के लोग, जिनके टाइम में वेद लिखे गए या इकट्ठे किए गए और लाइफ बहुत अच्छी बनी।
इस टाइम को इंडिया कहता है ये हमारा बेस्ट टाइम पीरियड था, इसको हम अपनी गोल्डन एज कहते हैं पुराने हिसाब से। और जो आज तुम सनातन धर्म की हिंदुत्व की बातें करते हो ना, वो इस टाइम में जड़े हैं बेटा इसकी, वैदिक काल में। इस टाइम पे हमारा देश बहुत सुंदर था और इसके 2 पार्ट थे। 2 पार्ट कैसे? कुछ चेंज आता है जब पार्ट्स अलग अलग होते हैं। एक था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। इस टाइम तक क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोगों के जो भगवान थे, जिनको आप कहते हैं ईसा मसीह, उनका जन्म भी नहीं हुआ था। तो सोचो, बाकी धरती पे कोई धर्म ज़्यादा थे नहीं, तब आपका धर्म आगे बढ़ा था वैदिक काल में, जिसे आपने नाम दिया सनातन धर्म। क्योंकि इसका आपको ये नहीं पता, जो धर्म यहाँ फैला है ना, उस धर्म के भगवानों का आपको नहीं पता कब जन्म हुआ था। आप ब्रह्मा जी के जन्म की कोई ईयर नहीं बताता कोई भी कि फलां सन में पैदा हुए। हम महात्मा बुद्ध का ईयर जानते हैं, हम महावीर स्वामी का ईयर जानते हैं, हम पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म स्थल सन सब जानते हैं। लेकिन हमारे जो सनातन धर्म के भगवान हैं, ये कब से हैं ये किसी को नहीं पता। इसलिए कहा जाता है कि धरती पर सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? सनातन, जिसका कोई आदि ना हो, जिसकी शुरुआत ही ना हो, पता ही नहीं कब से चला आ रहा है। इस धर्म के फॉलोअर्स बहुत बड़े थे इस टाइम पर, और इसी टाइम पे फिर आपके वेद और ये जो आगे आपके सारे ग्रंथ और ये सब है ना, यहाँ से लिखने स्टार्ट हुए थे। फिर 1000 के बाद भी यही चलता रहा, 1000 ईसा पूर्व से और 600 ईसा पूर्व तक। इसके बीच में आपका महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। 950 लिख देते हैं बहुत सारी साइट्स पर, तो ये मान के चलो कि 2 वैदिक काल हैं। एक को कहा जाता है पूर्व मतलब पहले वाला, और जो बाद में आता है उसे कहते हैं उत्तर। तो एग्जाम में अगर पूछें कि महाभारत का युद्ध कब हुआ, तो आप कहेंगे उत्तर वैदिक काल में महाभारत का युद्ध हुआ। और इस महाभारत में तो फिर गीता का सार और ये सब किताबें चल पड़ी ना, जो आपके ये 18 अध्याय और ये सब, तो वैदिक काल। लेकिन फिर धीरे धीरे ना इस टाइम पर एक नेगेटिव चीज़ आई, आदमी ने लोहे की खोज कर ली। लोहा पहले से था लेकिन हमने खोजा नहीं था। यूपी के आसपास की बेल्ट में लोहे के बड़े बड़े लौह पुंज होता है गुच्छा टाइप, ये मिलने लगे। इस लोहे से आदमी ने फिर तलवारें और इस तरह के युद्ध में यूज़ होने वाले हथियार बना लिए, और आगे जाके फिर लड़ाई झगड़े मार काट ये सब हुए। फाइनली ये टाइम पीरियड थोड़ा नेगेटिव की तरफ चला, यहाँ से एकदम से नहीं लेकिन लग गया थोड़ा टाइम। एक नेगेटिव दौर आया जिस टाइम आदमी ने हर चीज़ को जन्म आधारित मान लिया, और यहीं जाके आपकी वो 4 कम्युनिटी जिन्हें आप कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये रिजिड हो गए। यहाँ भी थे ये सब, लेकिन यहाँ इन लोगों ने अपना काम अपना जो कामकाज था ना, कर्म, उससे अपनी जाति मतलब ये ऐसे नहीं था, ये बेसिकली 4 कैटेगरी थी। हमारी वाली जाति जिसको हम मानते हैं, तो यहाँ जाके चीज़ें थोड़ी सी रिजिड हुई, क्योंकि किस पर आधारित हो गई? जन्म पर। फिर थोड़ा सा नेगेटिव दौर देखा हमने। उस नेगेटिव दौर में आपके देश में, इंडिया में धीरे धीरे करके चीज़ें बंटने लगी। कैसे बंटने लगी? जैसे महाभारत के वो सारे दुर्योधन वगैरह तो मर गए थे, ये 5 भाई थे, आपको पता होगा। फिर ये स्वर्ग की तरफ चल पड़े, फिर उसमें रास्ते में एक एक करके पीछे से मरते चले गए। सिर्फ लास्ट में युधिष्ठिर थे जो स्वर्ग तक पहुंचे थे, बाकी सब मर गए थे। तो उनके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद तो प्रॉपर्टी खाली रह गई, तो छुटपुट उनके बेटों के, जो उनके 5 बेटे थे, याद है, उनकी भी गर्दन काट दी गई थी। उनके बाद फिर परीक्षित नाम का एक राजा हुआ जो अर्जुन के बेटे का बेटा था, तो पोता हो गया। फिर उनकी 1-2 पीढ़ी, लेकिन वो ना उतने ताकतवर नहीं थे, इसीलिए 600 ईसा पूर्व तक के बाद, इससे पहले तक जितनी चीज़ें थी वो एक्सप्लेन्ड नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से लिखी हैं, लेकिन कहीं कहीं पे कहते हैं जनश्रुति है। अब किसी ने ऐसा माना कि जन्मेजय कोई राजा था, उसके लिए राजा परीक्षित ने जो है, वो जन्मेजय ने एक यज्ञ किया अपने पिताजी परीक्षित के लिए, फिर उसने राजस्थान के राजाओं को मार दिया, मतलब इस तरह की जनश्रुति वाली कहानियाँ। एक्चुअल में क्या हुआ, इस टाइम तक कोई बड़ा राजा रहा नहीं, और छुटपुट से राजा डेवलप हो गए। इन्होंने कहा हम जो हैं, हम महाजनपद के राजा हैं। महा का मतलब बड़ा, जन का मतलब जनता, पद का मतलब पैर, यानी जहाँ ज़्यादा लोगों के पैर हैं, जहाँ की आबादी ज़्यादा है, वो महाजनपद बन गए। तो बड़ी प्रॉपर्टी उस ज़माने में ना बेटा, पॉपुलेशन बहुत कम थी, आज की तरह नहीं करोड़ों लोग थे। तब क्या था, कहीं थोड़े से लोग हैं, फिर लंबा रास्ता खाली, फिर कहीं 4 गांव बसे हैं, फिर खाली। महामारी आई, 4 गांव मर गए, खाली। पॉपुलेशन बहुत थोड़ी थी, ज़मीन ज़्यादातर खाली थी, जंगल घने चारों तरफ। तो उस टाइम पे जिन लोगों ने छुटपुट से एरियाज़ पे राज किया, उन्हें कहा गया महाजनपद।
ये जो अयोध्या तुम कल पूरा दिन सुन रहे थे, ये क्या था? ये अयोध्या ही तो अवध था। यहाँ के राजा थे। अयोध्या के टाइम तो राम, भगवान श्री राम की बातें हुई, जनक की। उसके बाद फिर ये महाजनपद बन गया। तुम्हारा ये कुरुक्षेत्र, जहाँ पे तुम्हारे कौरव और पांडव थे, ये जाके कुरु नाम का एक महाजनपद बन गया। जहाँ की ये पांचाली थी ना, क्या नाम था इनका, द्रौपदी, ये पांचाल बन गया। ऐसे ही जहाँ की गांधारी थी वो गांधार बन गया। तो ऐसे 16 महाजनपद, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रही, ये लिखा हुआ है। ये कहाँ लिखा है, हमें कैसे पता चला? महात्मा बुद्ध के बाद जो बौद्ध साहित्य लिखा गया और महावीर स्वामी के बाद जो जैन साहित्य लिखा गया, उन किताबों में इनके नाम लिखे हैं। तो ये आज तक भी जो इलाके हमारे हैं ना, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब और कश्मीर और आगे अफगानिस्तान, पाकिस्तान तक, ये सब उस जमाने में महाजनपद थे। सबका राज्य का नाम था, सबकी राजधानी थी। इन पे जो राज करते थे वो राजा कहलाते थे। तो महा मतलब बड़े, जनता के पैर जहां पड़े वो महाजनपद। कितने महाजनपद बताए? फिर धीरे 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 इन महाजनपदों में कोई किसी पे अटैक करता, कोई किसी पे अटैक करता। फाइनली सबसे बड़ा महाजनपद इनमें से एक बन गया, जिसका नाम था मगध। अगर मैं आज कहूं तो ये बिहार का इलाका है। आज का बिहार का जो इलाका है ना, जिसकी राजधानी क्या है बिहार की? पटना। ये पटना एक्चुअल में पहले पाटलिपुत्र था बेटा, और पाटलिपुत्र जो था ना, यही नया पटना बन गया। तो मगध नाम का इलाका इन 16 में से सबसे ज्यादा डेवलप हुआ। और उस सबसे ज्यादा डेवलप वाले एरिया में ही तुमने कभी नाम सुनाओ, महापद्मनंदन या धनानंद। धनानंद इनका लास्ट राजा था, धनानंद। इस धनानंद को समझाने के लिए तक्षशिला, तक्षशिला भी 16 महाजनपदों में से एक एरिया था। वहां से एक टीचर चला था कि भैया दुनिया पे कब्जा करने के लिए सिकंदर निकल पड़ा। सिकंदर जानते हो, यूनान में, जिसको आप कहते हैं एथेंस, ग्रीस, यूनान, वहां से एक 20 साल का लड़का, तुम्हारे जितनी एज का एक लड़का, उसने, अब कोई कहता है कि उसने अपने पिता से आज्ञा ली, मतलब पिताजी मर गए थे, उनका सपना। लेकिन मैं पढ़ रही थी, हरियाणा की एक HBSC की सरकार ने निकाली किताब है, उसमें लिखा था उसने अपने पिताजी का मर्डर किया। अब उस टाइम कौन देखता था और कौन लिखता था? जिसका जैसा मन किया उसने वैसा लिख दिया। तो जो भी हुआ होगा, सिकंदर के पिताजी मर गए और उसने राजपाट शुरू किया। उसका सपना था विश्व विजय का। तो वहां से वो निकल पड़ा कि मैं पूरी दुनिया में अपना झंडा गाड़ दूंगा। और उसी सीरीज में वो यूरोप से निकला, यूरोप से फिर आपके अरब कंट्रीज की तरफ, फिर आपकी तरफ आने लगा। इंडिया, पाकिस्तान तब एक थे। तो पाकिस्तान की बेल्ट में आज जिसको आप कहते हैं तक्षशिला, एक्चुअल में तक्षशिला पाकिस्तान का इलाका है आज, लेकिन तब तो पाकिस्तान नहीं था। तो किसका हिस्सा था ये? भारत का। ये सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी थी। आज जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन बड़ा मुश्किल है, एक रेप्यूटेशन है ना वहाँ पढ़ना, ऐसे उस जमाने में यहाँ पढ़ना बहुत बड़ी बात थी। हर कोई आदमी तो यहाँ जा भी नहीं पाता था। यहाँ के थे वो सबसे बड़े आचार्य, जिसको तुम कहते हो चाणक्य। चाणक्य वहां से उठ के फिर मगध आए, पैदल पैदल ट्रेवल करके, सोचो जंगल, नदियां सब पार करके, और आके धनानंद को कहा कि भैया वो एक जवान लड़का निकल पड़ा है विश्व विजय का सपना लेके, और जहां जाता है उनका सत्यानाश कर देता है, उन सबको खत्म कर देता है। कि तू तैयार हो जा, तेरे पास बड़ी फौज है, तू इन 16 में सबसे ताकतवर है, और यहाँ मत बैठा रहे, अपनी फौज लेके बॉर्डर पे चला जा, ताकि तेरे देश का नुकसान वो कर ना पाए, क्योंकि जहां से वो जाएगा वो आग लगा देगा, लोगों को मारेगा। धनानंद ने उनको बेइज्जत करके निकाल दिया, और चाणक्य जो थे वो एक लड़का उन्होंने इससे कंपटीशन करने के लिए तैयार किया, जो जाके भारत का पहला राजा बना, जिसको आप कह रहे हो चंद्रगुप्त मौर्य। और फिर उसने पूरी टेरिटरी पर उत्तर में, दक्षिण में राज किया। वापस आते हैं तो इंडिया का पहला राजा कौन था जो इंडिया का कहलाता है? वो चंद्रगुप्त मौर्य। फिर इसी का वंशज था जिसको तुम कहते हो अशोक। यहाँ से आगे बढ़ रही है कहानी। फिर वहाँ से हमारे इंडिया के लोगों ने ही राज किया, पहले मौर्यों ने, फिर गुप्तों ने। लेकिन मध्यकाल में फिर हमारे ऊपर विदेशी आक्रमणकारी आए, और विदेशियों में अपने नाम पढ़ ही लिया। एक दिल्ली सल्तनत थी, एक ये भाजसा। लेकिन इनके कमज़ोर होते होते दो देश आपकी तरफ गिद्ध की तरह दृष्टि गाड़ के बैठ गए थे, एक BEIC और एक FEIC, एक ब्रिटिश और एक फ्रेंच। फिर इन दोनों की एक लड़ाई अगर तुम्हें याद आती हो, वांडी वाश, याद है ये? इसमें किसका पत्ता साफ हुआ? फ्रांस का पत्ता साफ कर दिया, और फ्रांस से छीन लिया पुदुचेरी ब्रिटिशर्स ने। लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि यार हम भी विदेशी हैं, ये भी विदेशी, इनको पूरी तरह भगाना ठीक नहीं है, कुछ हिस्सा इनका रखवा लेते हैं, मतलब ये भी रहें ताकि कोई दिक्कत आए विदेशियों पर। हाँ बेटा, बेटा वो मध्यकाल में है, गुलाम वंश आएगा 1206 में, जब विदेशी आएंगे ना।
देखो शायद तुमने पहली क्लास नहीं ली होगी, ध्यान से समझना। हाँ, ममलूक वंश, मामलूक वंश, गुलाम वंश एक ही है बेटा। इसको स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। 1206 में आई थी, मध्यकाल में। आपकी दिल्ली के आसपास थे ना, इसलिए इनका नाम पड़ा दिल्ली सल्तनत। क्या क्वेश्चन था बताओ? तो ममलूक वंश भी गुलाम वंश है, स्लेव डायनेस्टी भी गुलाम वंश है, दास वंश भी गुलाम वंश है। हाँ बेटा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो तूने पूछा तो बता देती हूँ। जैसे इसने पूछा गुलाम वंश, गुलाम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, अभी सिर्फ एक हल्का सा आइडिया दे देती हूँ। गुलाम वंश एक्चुअल में ना हमारे देश का था ही नहीं, विदेशी थे। आपने दो नाम सुने होंगे, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी। पहले गजनवी आया। गजनवी का टारगेट सिर्फ आपसे धन लूटना था। 17 आक्रमण किए इसने आपके ऊपर 27 सालों में। गौरी का टारगेट धन लूटना प्लस इंडिया में बसना था, यहाँ मैं बसूंगा। लेकिन इसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया, ये यहाँ बसे बिना ही मर गया। इसके नौकर चाकर इंडिया में रह गए। मेनली इसका एक आदमी जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो दास था, गुलाम था गौरी का। तो उसने जहाँ पे आधिपत्य जमाया दिल्ली में, तो उसने कहा भाई मैं राजा नहीं हूँ, सुल्तान नहीं हूँ, मैं दास हूँ। इसलिए जो वंश इसका चला उसका नाम क्या पड़ा? दास वंश। दास वंश को ही कहते हैं मामलूक वंश। इसी का नाम है ममलूक वंश और इसी को कहते हैं स्लेव डायनेस्टी। अब इसमें अलग अलग राजा हुए। अगर मैं मेजर राजाओं की बात करूं तो सबसे पहला ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद एक लड़की रजिया सुल्तान, फिर उसके बाद बलबन, और बलबन के बाद तो खुसरो और कैमूर्स कमज़ोर राजा थे। इस गुलाम वंश के बाद अगला वंश आया। एक ट्रिक मैं आगे जाके पढ़ाऊंगी आपको, सिर्फ अभी आइडिया दे रही हूँ। ग ख त स ल म। ग ख तस्लम का मतलब गुलाम। खिलजी में अलग वंश के लोग आते हैं। दो आदमी थे, एक जलालुद्दीन और एक अलाउद्दीन। आपने लोदी का नाम दिया, वो अलग वंश है। जैसे 4 नाम दिए होंगे उसमें, एक आप लोदी बता रही हैं, एक खिलजी बता रही हैं, और क्या बताया? हाँ, तो ऐबक ही था बेटा इसका स्टार्टिंग वाला, पहला आदमी ऐबक था। पर पता क्या बेटा, ऐसे क्वेश्चन जैसे ना, अब ये तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आया होगा क्योंकि ये बिल्कुल अलग कहानी है। इसको मैं यहाँ पढ़ाऊंगी भी नहीं। वापस आते हैं, इसने पूछा इसलिए बता रही हूँ। जैसे हिस्ट्री ना समझनी होती है सीरीज के साथ। अगर हम कहीं कहीं से कुछ पढ़ेंगे तो कभी भी समझ में नहीं आएगा। हम वापस अपने दिमाग में एक पिक्चर क्लियर करते हैं। हमारा देश था खाली, कम लोग थे, हड़प्पा वाले, फिर वैदिक काल वाले। वैदिक काल का डिवीजन 2 हिस्सों में किया, एक पुराने वाले और एक नए वाले। फिर उस टेरिटरी में छोटे छोटे राजा बने जिन्होंने अपना नाम क्या रखा? हम क्या हैं? महाजनपद। वो कितने थे टोटल? 16। फिर उन जनपदों में एक बहुत ताकतवर बन गया मगध, जिसका आज अगर कहें तो बिहार का इलाका, जिनकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, आज जिसका नाम पटना है। फिर हमने देखा उन सब पे राज किया मगध ने, मतलब उसकी टेरिटरी बड़ी थी। मगध के धनानंद को समझाने कौन आया था? चाणक्य। और ऐसे करके फिर उसने उसको टक्कर देने के लिए एक लड़का तैयार कर लिया जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। वो इंडिया की पहली कह सकते हो वंश था जिसने राज किया पूरे इंडिया पर। फिर उसके बाद मौर्य, और फिर ये चीज़ें, मौर्य के बाद गुप्त, फिर ये चीज़ें बदलते बदलते यहाँ तक आ गई। जो बीच का हिस्सा है मध्य, मैंने वो नहीं पढ़ाया। मैंने सिर्फ एक दिमाग में पिक्चर बनाई कि कैसे विदेशी आए आपके देश में। तो ये यहाँ पर आके और आपके लिए लड़ने लग गए। वांडीवाश की लड़ाई में अंग्रेज बड़ी चालाकी से पुदुचेरी के हिस्से डराते हैं अंग्रेज इनको कि तुम्हारे छीन लेंगे। लेकिन बाद में उनको लगता है यार अकेले हम यहाँ अकेले राज करेंगे, कल को हमारे ऊपर कोई दिक्कत आए, इनको भी साथ साथ रखना चाहिए। तो इनको आंख दिखा के समझा देते हैं कि तुम राज करने की प्लान मत बनाना, हाँ तुम रह सकते हो, छीन लिया हमने, वापस कर रहे हैं पुदुचेरी, हमेशा हमारे लिए थैंकफुल फील करना कि हमने तुम्हें वापस लौटा दिया हिस्सा। और फिर फ्रांसीसी समझ गए कि यार पंगेबाजी में क्यों पैर देना, ठीक है हमारा जो हिस्सा हम यहाँ से व्यापार करेंगे। इसीलिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पुदुचेरी पर लास्ट तक राज करती रही। और आपने बाद में आज़ादी के बाद 1954 में पुदुचेरी वापस लिया। किससे? फ्रांसीसियों से। तो आपकी आज़ादी एक्चुअल में 3 सनों में आई है। एक 1947 में, जब आपने किससे आज़ादी हासिल की? हाँ, जो BIC था ना बेटा, ये आपका खूब पैसा लूट रहा था। लेकिन फिर ये पैसा लूटते लूटते अंग्रेजों की महारानी के नोटिस में आ गया और उसने कहा ये कंपनी के लोग मुझसे ज़्यादा अमीर बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये आए थे छोटे छोटे व्यापारी, पर यहाँ से ये इतना धन लूट के ले गए, इतना लूट के ले गए कि ये अपने देश की महारानी को रुपयों में टक्कर देने लग गए। तो महारानी ने कहा इनके ऊपर कंट्रोल करो,
ये इंडिया से इतना पैसा जो लूट रहे हैं ना, कल को ये आके हमें ही दुखी करेंगे। तो उन्होंने, महारानी ब्रिटेन ने इनको कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट बनाया था जिसको कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट, कि इनको रेगुलेट करो। जैसे रेगुलेटर होता है ना किसी चीज़ का, उसमें आप स्पीड को बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं। तो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए महारानी ने कहा नोटिस करो इनको, कहीं ये वहाँ से पैसा खा खा के कल को हमारे ही सिर पे नाचने लगे, इतना रुपया कमा लें। तो इनके ऊपर रेगुलेटिंग एक्ट आया। फिर बाद में इनके ऊपर कई इस तरह के एक्ट आए। इन एक्ट के बावजूद कंपनी गोलमाल करती रही और कंपनी खूब पैसा कमाती रही, मोटी रकम यहाँ से ले जाती रही। 1857 में जब इस कंपनी के विरोध में हमने बहुत बड़ी क्रांति की, तो महारानी को एक साधन मिल गया, एक उपाय मिल गया। और महारानी ब्रिटेन ने कहा कि तुम ढंग से काम नहीं कर पा रहे ना, देखा तुम बेवकूफ़ों की वजह से, कंपनी की मूर्खता की वजह से इंडिया हमारे हाथ से निकल जाता, वापस आओ तुम लोग, तुम कुछ कामकाज के नहीं हो। इनसे छीन के वो इनका अधिकार, क्योंकि अधिकार तो महारानी ने दिया था बाहर व्यापार करने का, इनसे अधिकार छीन के और कहा हट जाओ, ये कंपनी हट जाएगी अब क्रांति के बाद, और अब हम खुद राज करेंगे। इसलिए कहा जाता है इंडिया में ताज का राज शुरू हुआ, क्योंकि महारानी हमेशा क्या पहनती है। तो अब आपके देश पर 1857 के बाद ताज का राज स्टार्ट हुआ। महारानी खुद तो नहीं आ सकती 1857 के बाद, तो 58 में उसने अपना एक आदमी भेजा अपने बिहाफ पर और कहा तुम राजा साहब की जगह जाके वहाँ काम करो। राजा साहब की जगह एक पोस्ट क्रिएट कर दी गई, वायसराय। इसका मतलब होता है इन प्लेस ऑफ किंग, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, इसका मतलब इन प्लेस ऑफ किंग। तो राजा खुद तो नहीं आएंगे, लेकिन राजा के बिहाफ पे मैं काम करूंगा। तब से फिर आपके देश में 90 साल महारानी ब्रिटेन ने राज किया। महारानी ब्रिटेन एक पार्ट था, 1947 में आपको इनसे मुक्ति मिली, लेकिन जो छोटे छोटे पानी पे बैठे हुए देश थे ये सोच रहे थे कि क्या ज़रूरत है इंडिया से जाने की, और क्या पता इंडिया कुछ काम करे ना करे, भगवान जाने, तो ये गए नहीं। 1954 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना काम ताकत के साथ करने लगी, हमारा संविधान लागू हो गया, हमारे इलेक्शन हो गए और पंडित नेहरू हमारे पहले इलेक्टेड पीएम बने, तब 1954 में हमने फ्रांस को कांटेक्ट किया और कहा देखो भाई अब कामकाज हमारा अपना है और आप सब जानते हैं इतिहास में कि आप लोग बाहर से आके बसे थे, हमारा ये हिस्सा वापस कर दो। फ्रांस ने कुछ भी गड़बड़ नहीं की, फ्रांस ने बहुत तमीज़ तहजीब से कहा भाई हमारा तो वैसे भी कामकाज मेन जो था छोटी जगह था, हम खाली कर देंगे। फ्रांस बहुत तमीज़ के साथ हमारे देश के 4 छोटे छोटे हिस्सों को हमें वापस दे के चला गया। ये 4 हिस्से ही पुदुचेरी कहलाए। एक्चुअल में ये कोई एक जगह नहीं है, पुदुचेरी यहाँ है, मान लो चेन्नई से लगभग 200 किलोमीटर दूर पड़ता है पुदुचेरी। पुदुचेरी के नीचे की तरफ पड़ता है एक और जिसका नाम है करिकाल, एक ऊपर है और एक यहाँ है। ये 4 ना ज़िले हैं, पर इन चारों को अलग अलग नाम से नहीं बुलाते, चारों को एक कह देते हैं, पुदुचेरी। तो पुदुचेरी आपको फ्रांस से वापस मिला था, आपने इसको स्टेट नहीं बनाया, आपने इसको यूटी बना दिया। लेकिन पौंडीचेरी में एक खास बात यह है कि यूटी होने के बावजूद यहाँ के लोग अपना सीएम खुद बनाते हैं। सिर्फ 2 ही तो है आपके पास, एक दिल्ली और एक पुदुचेरी। चंडीगढ़ में तो आज तक कोई सीएम नहीं बना, कोई एमएलए नहीं बना। तो फ्रांस से हमने ले लिया। उसके बाद बड़ा चालाक था पुर्तगाल, इसने 1954 में देखा कि भाई ब्रिटिशर्स चले गए, फ्रांस ने भी दे दिया, तो मुझे भी वापस तो करना पड़ेगा। इसने फ्रांस की देखा देखी और क्या नाम बताया मैंने इसका, पुर्तगाल। इसने हमें हिस्सा वापस कर दिया दादर नागर हवेली का, कि लो ये तुम्हारा हिस्सा, हमने ले लिया। अब जैसे कुछ साल हमने नोटिस नहीं किया, लेकिन पुर्तगाल तो और जगह भी तो बैठा था। फिर हमने जब नोटिस किया तो हमने कहा ये वाला भी खाली कर, भाई ये भी तो हमारा है। तो बोला नहीं ये मेरा हिस्सा है, ये मैं नहीं दूंगा, जो तुम्हारा था मैंने पहले ही वापस कर दिया। फिर लड़ झगड़ के कलेश करके 61 में हमने क्या भी छीना, गोवा। और जब हमने ये छीना ना इससे, तो हमें डर था कल को मान लो यूएनओ को लेके आ जाए ये, भाई यूएनओ तो 1945 से काम कर रहा है ना, ये कहते मेरे हिस्से पे कब्जा कर लिया। तो हमने बहुत सेफ हैंड रहते हुए अपनी किताब में, कौन सी किताब में, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख लिया कि कल को कोई भी ब्लेम हमारे ऊपर लगाए तो हमारे पास कानूनी कागजात हों, हम जाके ये दावा, कल को मान लो ये इस केस को आईसीजे में ले जाए
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में घसीटे हमें कि भैया इंडिया ने ऐसा किया, तो हमारे पास सब कुछ लिखत पढ़त में है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। 1961 के बाद आज तक हमारा कोई हिस्सा इस तरह का नहीं है किसी और के कब्जे में हो। लेकिन आप देखो कितने साल लग गए ये छुटके से एक देश को निकालने में, पुर्तगाल को। तब जाके फिर गोवा, आपको थोड़ा डर था हमारी सरकार को कि कहीं गोवा के लोग अंदर ही अंदर पुर्तगाल को तो नहीं पसंद करते हैं। मान लो हमने कब्जा कर लिया, रोज यहाँ गृह युद्ध छेड़े, कलेश करे हमारी जान को, तो हमने गोवा को स्टेट नहीं बनाया, हमने गोवा को पहले क्या बनाया, गोवा स्टेट बना 1987 में जाके, जब आप सेफ हो गए और राजीव गांधी आपके पीएम थे, यंगेस्ट पीएम। तो उन्होंने देखा कि अब ठीक है, अब यहाँ पे अपना सीएम होना चाहिए, अपने लोग होने चाहिए। तब से फिर गोवा आपका स्टेट बना। तो गोवा स्टेट कब बना? 19। लेकिन आपका यूटी आपने कब छीन लिया था? ये 61 में। किसके कब्जे में था ये? और आपने छीन के उनसे स्टेट नहीं बनाया, क्योंकि स्टेट में सीएम बनाना पड़ता। और क्या पता वो सीएम को खरीद लेते और सीएम ही कलेश करवाता देश के अंदर। एक चीज होती है ना, अलगाववाद, सुना है? क्या होता है ये? अलगाववादी कौन होते हैं? जो ये दिखाते हैं कि देश में इसमें है लेकिन हमें तुमसे कोई लगाव नहीं है। ऐसे ज़्यादातर समस्या हमारी कई स्टेट्स में है। कश्मीर में ऐसी बहुत बड़ी समस्या है अलगाववादियों की। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट में जो ये 7 बहनें हैं ना, यहाँ भी बहुत सारे लोग अलगाववादी हैं। और ऐसे ही लोग हो सकता है गोवा में भी होते। तो दिक्कत कहाँ होती है? अगर वहाँ सीएम बन जाए तो अलगाववादी जो है ना, कई बार सीएम के साथ साठगांठ करके किसी दूसरे देश को कुछ भी पट्टी पढ़ा सकते हैं। तो इसलिए गोवा में अलगाववादी है नहीं है, ये पता करने में समय लगना था। तो हमने इसको स्टार्टिंग में बनाया ही नहीं कि अगर सीएम बना देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसको यूटी बना दो। यूटी में सीएम नहीं बनाना, ना इलेक्शन होने, सब कंट्रोल दिल्ली से होगा, तो कोई कुछ बोल ही नहीं पाएगा। अब जम्मू कश्मीर तो तुम्हारे सामने तो था, कलेश होने से बचाने के लिए पिछले कई सालों से क्या बना रखा है? यूटी ना। अभी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं इनको ऑर्डर दिया, क्या ऑर्डर दिया अभी, कि यहाँ इलेक्शन कराओ जम्मू कश्मीर में। और कब तक कराने इलेक्शन? इस साल के सितंबर तक। उसने दावा किया हमारा सीएम हो, हमारी बातें हो। अब हम कई सालों से फ्री तो हैं, 2019 में हुई थी ये चीज़ और आज 2024 है, 5 साल बीत गए। तब से बहुत बड़ी घटना कहाँ हुई है? अगर हम ध्यान से देखें, 370 हटने के टाइम पर सीएम नहीं था जम्मू कश्मीर में। मैंने आपको महबूबा मुफ्ती का किस्सा सुनाया था। महबूबा मुफ्ती के पिताजी सीएम थे, वो फिर मर गए थे, महबूबा मुफ्ती का नंबर आ गया। अब महबूबा मुफ्ती वहाँ की सीएम लेडी, इनको बीजेपी ने जैसे तैसे समझा बुझा के कहा कि मैडम अभी आपकी जो ये पावर है ना, ये उतनी पावरफुल नहीं है, आपकी शक्तियाँ, तो हम यहाँ पे काम करेंगे थोड़ा सा। इनको समझा बुझा के जैसे भी हटवा दिया, ये हट गई। फिर यहाँ पे हटवा के और आर्टिकल 370 खत्म करवा दिया। अचानक से नहीं कराया, ये प्री प्लान था। इतनी फौज कश्मीर की धरती पर उतार दी कि कुछ भी गड़बड़ होगी ही नहीं। सारे अलगाववादी जो लीडर्स थे ना, पहले ही नज़रबंद कर दिए। घर के बाहर हर बड़े लीडर जो गड़बड़ कर सकता था, पता सबको होता है कौन गड़बड़ करता है, उनके घर के बाहर फौज तैनात थी। कहाँ गड़बड़ हुई? कोई भी आगजनी की घटना नहीं हुई, कोई मंदिर मस्जिद में मारकाट नहीं, कोई दंगे नहीं हुए, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जले। अदरवाइज बहुत बुरा हाल होता है जब इस तरह की बातें होती हैं। तो ये 370 हट गया। अब इस साल के सितंबर अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आप अपने सामने देखेंगे इलेक्शन हो जाएंगे। फिर जम्मू कश्मीर में क्या बन जाएगा? सीएम। अभी 5 साल से 6 साल से वहाँ कोई सीएम नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपना देश पूरी तरह से आज़ाद करवा लिया। किस सन में जाके? और फिर इसको हमने क्या बनाया था? हाँ, तो अपने दिमाग में रखना, 2 देश चालाकी खेल गए थे। फ्रांस हमें देके चला गया था सारा हिस्सा पौंडीचेरी का। इसकी देखा देखी किसको भी देना पड़ा? पुर्तगाल। लेकिन पुर्तगाल ने वो हिस्सा दिया जो कि इसके लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखता था। कौन से वाला? दादर नागर हवेली का। फिर हमने कौन सा हिस्सा छीना? अपना गोवा। 1961। आपका स्टेट कब बना? 87 में आपके 3 स्टेट बने थे। अरुणाचल प्रदेश, जो भी कलेश का कारण था, अरुणाचल में भी तो कलेश होता रहता था। अरुणाचल क्या था पहले आपका? पहले आपका नेफा था, ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। 1962 की कहानी मैंने तुम्हें कई बार सुनाई। जब चाइना ने आपके ऊपर अटैक किया तो एक धर्मगुरु बताए थे यहाँ पर, दलाई लामा। उन्होंने यहीं से तो एंट्री ली थी, याक पे बैठ के एक बड़ी आबादी यहाँ से घुस के और अपना यहाँ धर्मशाला में जगह बना ली। आज 2024 में भी यहीं रह रहे हैं। बहुत सारे तिब्बती रहते हैं आपकी धर्मशाला में। अपने यहाँ पे घूमने फिरने की जगह है ना धर्मशाला।
अब इसी एरिया पे 1959 से चीन की नज़र थी, पर उसने अटैक 59 में नहीं किया, ना 60 ना 61, उसने 62 में यहाँ फौज भेज दी अपनी। और 1 महीने 1 दिन के युद्ध में हम, बिल्कुल सच बात है कि हमने हाथ खड़े कर दिए, हमें मदद मांगनी पड़ गई अमेरिका और ब्रिटेन से। जब अमेरिका ने कहा कि मैं मदद करने आ रहा हूँ, तब चीन ने अपनी फौज यहाँ से हटाई। एक दिन बाद चीन यहाँ से वापस चला गया, ये हिस्सा खाली करके हमारा हिस्सा हमारे ही पास रह गया। लेकिन चीन, मैंने आपको कई बार समझाया, आपके एक हिस्से को फिर भी खा गया। कौन से हिस्से को? जो आपका कश्मीर का लेह लद्दाख का इलाका है, जिसे आप कहते हैं अक्साई चिन की पहाड़ियाँ, ये किसके कब्जे में है आज? चीन के। कब से उसके कब्जे में है ये? 1962, और अब तक वापस नहीं मिली। यहाँ से कभी कुछ पैदावार नहीं होनी, ना यहाँ से 1 रुपया टैक्स का आना, यहाँ कोई रहता ही नहीं है। लेकिन मैंने आपको कई बार बताया कि आपकी ज़मीन अगर बंजर भी हो तो भी आप ही की होनी चाहिए, पड़ोसी मुल्क की क्यों हो वो। बेशक बंजर थी तो हमारी ना, ये कहीं ना कहीं तो हमें चुभती है ये बात। हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली जिसको नाम दे दिया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और इस तरफ वो आपकी LOC है ही, लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको आप कहते हैं। वो कब बनाई थी आपने? 1947 में, और ये कब बनी है? 1962 में। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके सारी प्रॉपर्टी आपके हाथ में आ गई, जो जानी थी वो चली गई। आ गया समझ में? ये सब हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। तो PDEDF, इनकी कहानी हमने जान ली। इनमें से एक ने राज किया। अब इस राज का कारण एक तो इनकी चालाकी थी, इन्होंने इंडिया का नाम बदनाम करके खुद लड़ाइयाँ लड़ी। याद करो, 3 युद्ध तुम्हें पढ़ाए थे, कर्नाटक के युद्ध। कितने युद्ध हुए थे ये? और तीनों का टारगेट हमसे कुछ लेना देना नहीं था। अपने कलेश इनके यूरोप में थे, कभी कहीं लड़ते थे कभी कहीं, नाम हमारा बदनाम कर रखा था। मैंने तुम्हें एक ट्रिक बताया था, आ पा पे। बताओ आ का मतलब क्या है? इसका नाम है ऑक्स ला शापेल। क्या थी ये? जगह है। इसी को एक्स ला शापेल भी कह देते हैं। पा का मतलब क्या था? पौंडेचेरी, संधि की जगह है ये। और ये क्या है? पेरिस। ये 3 जगह संधि हुई, कर्नाटक के 3 युद्ध हुए। नाम कर्नाटक है, लेकिन लड़ रहे हैं ये अमेरिका में भी, यूरोप में भी, हमारे यहाँ भी। और दोनों कंपनी अपने फायदे के लिए लड़ रही हैं। कौन कौन? BEIC, FEIC। फाइनल में जीत किसकी होगी? BEIC की। और इसी का लास्ट है जब वांडीवाश का युद्ध होगा 1760 में, 1760 में। उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि सारी संधियों के बाद कि इंडिया पे राज कौन करेगा? BEIC। ये सब एक तरफ लड़ रहे हैं, एक तरफ आपके राजा भी तो कुछ कर रहे होंगे ना, वो खाली बैठे हैं क्योंकि आपके राजा गेम देख रहे हैं कि कौन कौन लड़ रहा है हमारे यहाँ कब्जा करने के लिए। और आपके यहाँ जितने राजा हैं, जब तक मुगल रहे तब तक डर नहीं था। जिस दिन मुगलों का लास्ट ताकतवर राजा मरा, कौन? औरंगजेब। फिर आपके देश पे दिक्कत आई क्योंकि इसके लड़के थे नालायक, निकम्मे, जिनमें मैंने आपको एक ट्रिक जो बता रखा है, भाजसा। इनके टाइम में कोशिश हुई शुरू, परमिशन भी मिल गई। इन दोनों के टाइम तक भी ये थोड़ा पीछे रहे, सिर्फ और सिर्फ इनका टारगेट था व्यापार करना। इनके सामने जाके नमस्ते करते थे। दरबार जब सजता था ना तो ये ऊपर बैठते थे सिंहासन पर, और इनके रिप्रेजेंटेटिव जाके नमस्ते हाथ जोड़ के और अपनी बात रखते थे। औरंगजेब गुस्से वाला आदमी था, कट्टर था औरंगजेब। औरंगजेब के सामने कभी किसी की चली नहीं। जहांगीर की मैं बात करूं तो इन्होंने 1608 में अप्रोच किया था और 1707 तक, लगभग 100 साल पूरे हो गए। इन 100 सालों में कभी ब्रिटिशर्स के दिमाग में नहीं आया कि हम इंडिया पे राज करेंगे। उतनी औकात उनके, जैसे एक होता है थॉट आना, ये दिमाग में भी नहीं आया कि कभी हम इंडिया पे राज करेंगे। 100 साल बिल्कुल चुपचाप सिर झुका के सामने नमस्ते करके और इनके सामने काम करते रहे। लेकिन जब ये मरा तब भी 150 साल इनका डर काम कर गया। ये कहानी है 1707 से लेके 1857। पर इनकी पोल पट्टी विदेशी खोलेंगे, अंग्रेज नहीं, विदेशी दूसरे। जब 17, कब की बात है? 1739 में कौन आएगा? नादिर शाह। तब इनके अंदर तक की बात सबको पता चल जाएगी कि ये तो दिखावटी है, इनके अंदर कोई ताकत ही नहीं है। ये इतने मूर्ख हैं कि इनके दादा परदादा की शाहजहां की बनाई हुई दिल्ली जो इसने बसाई थी, वहां से तख्त-ए-ताऊस और कोहिनूर हीरा एक आदमी लूट के ले गया। और वो वहाँ का जो राजा था, जो इनका वंशज था, वो भाग गया, जिसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। उसने कहा जो बचेगा ठीक है, नहीं बचेगा मेरी जान तो बचेगी, और ये कह के वहाँ से भाग गया। तो कितना नालायक था, दिल्ली के लोगों को लगा कि हमारा राजा कैसा है जो हमें मरने के लिए, लुटने के लिए छोड़ के भाग गया।
इसके बाद नादिर शाह के अटैक के बाद अंग्रेज जो देख के बस बाहर से देख रहे थे, उनकी समझ में आया कि ये सब तो आडंबर है, असलियत में इनके अंदर ताकत नहीं है। और 1707 से 1857 तक, 1739 तक तो विदेशी, फिर इनकी हिम्मत बढ़ने लगी। इन्होंने सीधे मुगलों पे अटैक नहीं किया, लेकिन इन्होंने 1757 में, याद करो, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को मरवाया था, मीर जाफर की वो करवा के ना। उसके बाद 1764 में इन्होंने बक्सर की लड़ाई लड़ी, जिसमें शाही सेना भी हारी थी। फिर 1765 में इन्होंने एक संधि की जिसका नाम है इलाहाबाद की संधि, जिसमें इन्होंने लिखवा के लिया कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा से जितना टैक्स आता है ये हमारा। और इस टैक्स से इन्होंने फिर अपनी सेना का साइज बढ़ाया, हथियार खरीदे और पावरफुल एक ताकतवर कंट्री के रूप में आ गए। इसके बाद याद करो, मैंने कहानियां सुनाई थी बाप बेटे की लड़ाइयों की, हैदर अली और टीपू सुल्तान। 1767 से 69, 1780 से 84, 90 से 92, 1799, ये 4 लड़ाइयां हैं जिसमें बाप सेकंड में मारा गया और बेटा चौथे में। ये पहली लड़ाई ये लोग जीते, संधि हुई थी जिसे कहा जाता है मद्रास। मद्रास में एक किला बना रखा था BIC ने, इनके किले के अंदर घुस गए ये बचने के लिए, तो भी हैदर अली इतना स्ट्रांग था, किले के अंदर गया और इनको सीधे अपने घुटनों में बैठा दिया कि अब आज के बाद ये गलती मत करना, मेरे ऊपर अटैक मत करना। मद्रास की संधि में कौन हारी? BIC। कौन जीता? हैदर। ये हारे, लेकिन ये कुछ समय बाद फिर आए। और इस बीच में कौन मारा गया? ये संधि कहाँ हुई थी? मंगलौर, मंगलौर की संधि। और इसमें मारा गया हैदर अली। BEIC और हैदर के बेटे टीपू के बीच, और दोनों 50-50 माने गए, ना तू जीता ना तू हारा। लेकिन टीपू का नुकसान हुआ, उसके पिताजी मर गए थे। तीसरी संधि कहलाती है इसके घर के अंदर, कौन सी थी वो? श्रीरंगपट्टनम की संधि। इसकी राजधानी में घुसे, घर के अंदर बेटे इसके 2 लिए कि 3 करोड़ जिस दिन जमा करा देगा उस दिन ले जाना, और इसकी आधी प्रॉपर्टी पर कब्जा। इसमें किसकी हार मानी गई? टीपू। टीपू की हार और BIC की जीत। इसका टारगेट था संधि नहीं करनी, सिर्फ टीपू की हत्या, ये टारगेट था। वार, करण, वे, मैंने 3 नाम तुम्हें बताए होंगे, पहले का इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका था वार, इसका था करण और इसका था वे। इसका मतलब है वॉरेन हेस्टिंग्स, इसका मतलब है कार्नवालिस, कार्नवालिस, और ये है वेलेज़ली। तो बताओ, टीपू की हत्या जिस टाइम पे हुई उस टाइम कौन था? वेलेज़ली। जब इसके पिताजी मरे तब कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। और जब इसके लड़कों को ले गए तब कौन था? कार्नवालिस। ये सब चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी, ये थोड़ा रिवीजन हो गया ताकि अब आगे की चीज़ें समझ में आ जाएं। क्लियर इतना? ठीक है। फिर मैंने कहा था तुम्हें, फर्स्ट चैप्टर तो मैंने करा दिया था, सेकंड चैप्टर मैंने कहा था जिसमें कुछ मैंने बीच बीच में से पढ़ाया था, क्योंकि कहानी सारी जैसे लिखते हैं वैसे समझ में नहीं आती। फिर मैंने कहा था एक सेकंड चैप्टर है जिसमें कि उत्तर मुगल हैं। उत्तर मुगल, उत्तर मतलब क्या होता है? एक होता है शब्द पूर्व और एक होता है उत्तर। ये दिशाएं नहीं है। पूर्व का मतलब पहले का, पहले वाला, और उत्तर का मतलब बाद वाला। तो पहले प्रश्न आता फिर ही तो उत्तर आता है। उत्तर मतलब बाद, तो मुगलों के बाद हैं तो ये मुगलों की ही औलाद, लेकिन हो गया ना, सेम सा हो गया। लेकिन मुगलों में कुछ अच्छे लोग भी थे, कुछ नालायक थे। ये बाद वाले सारे नालायक थे, पहले वालों ने ठीक काम किया। इनमें सबसे पहला एक आया, उसको कुछ खोज खबर ही नहीं थी। उसका नाम क्या था? शाह ए बेखबर। नाम नहीं है ये तो लोगों ने कहा कि भैया इस राजा को कुछ खोज खबर नहीं है। शाह ए बेखबर। इस आदमी का असली नाम था मुअज्जम। क्या नाम था इसका? हाँ, नाम था मुअज्जम, लेकिन इसको कोई खोज खबर नहीं है। तो लोगों ने कहा भाई बन तो गया आप, लेकिन आप इतने बुजुर्ग हैं, आप संभालेंगे कैसे? इसने कुछ काम नहीं किया। और बना था 1707 में, 1712 में। कितने साल हुआ ये? तो ये तो प्रधानमंत्री टाइप था। कितने साल के लिए आता है? 5 साल। 5 साल बाद ये हट गया। इसके बाद जो बना जहांदर शाह, उसमें भी कोई काबिलियत नहीं। लोगों ने कहा लंपट मूर्ख है ये। लंपट मूर्ख मतलब महामूर्ख, महाबेवकूफ। ऐसे करके जितने आए ना, उन सब में कोई ना कोई कमियां थी। हिस्ट्री बेटा उसकी बात करती है जिसने कुछ अचीवमेंट की हो। आए तो पता नहीं कितने करोड़ों लोग इस धरती पर हैं। हिस्ट्री हर एक की नहीं लिखी जाती। इसीलिए जहां इनके दादा परदादा के चैप्टर्स हैं पूरे पूरे, वहां इनको 2 पन्नों में समेट के लिख दिया इतिहासकारों ने। कारण कुछ किया ही नहीं। जो किया वो बेइज्जती थी घर परिवार खानदान की। इसीलिए इनके नाम के आगे भी शब्द लगा दिया। क्या?
हाँ, ये ताकतवर नहीं थे बेटा। इन्होंने कोई लड़ाई लड़के हिस्सा बढ़ाना तो दूर की बात है, अपने हिस्से इन्होंने गवा दिए। और जहाँ अपनी प्रजा के लिए इनके बाप दादा परदादा मर सकते थे, वहाँ इन्होंने प्रजा को खुला छोड़ दिया कि कोई आए तो बेशक प्रजा मरे, चाहे मेरे एरिया में आग लगा दें, जला दें, मैं सेफ रहूँ। जहाँ का राजा इतना निकम्मा, इतना बेकार होगा, उनकी प्रजा उनसे नफरत करेगी। यही कारण है कि जब मुगल धीरे 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 नीचे की तरफ आए तो लोगों ने इनको बचाने की कोशिश भी नहीं की। जैसे जनता जो है ना, वो ताकतवर है, जिसको आप प्रजा कहते हैं, लेकिन ये तब राजा की हेल्प करती है जब राजा इनके लिए कुछ करके गया हो। इनके राजा जितने बाद वाले थे उन्होंने कुछ किया ही नहीं, न कहीं सड़कें नहीं बनवाई, न नहरें नहीं बनवाई, कुछ नहीं किया। इसलिए इन लोगों को इन लोगों से नफरत थी। और जब जब विदेशी आते तो ये कभी सामने ना आते लड़ने, ये हमेशा पीछे रहते। धीरे 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 करके वो जो इतना बड़ा महल था, एक हाइप बनी हुई थी, वो सब धीरे धीरे करके ढह गई। और फाइनली सबकी समझ में आ गया कि उत्तर मुगल उतने ताकतवर नहीं हैं कि वो देश को संभाल पाएं। और जब तक हमें समझ में आता, उससे पहले विदेशी इस बात को भांप गए, उन्होंने इनकी पुरानी सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया। इनफैक्ट जो इनका लास्ट बड़ा राजा था, जिसका नाम है बहादुर शाह जफ़र, इसके बाद तो जब ये पकड़ा गया ना बेटा, सोचो जिसके दादा परदादा से दुनिया कांपती थी, जब ये लास्ट पकड़ा गया तो ये कहा कि आज के बाद ये पद इस्तेमाल भी मत कर लेना, जो तुम बड़े शौक से अपने नाम के आगे लिखते हो, बादशाह। ये पद खत्म कर दिया था। ये पद पहली बार किसके सामने लगा था? बाबर। बाबर के नाम में सबसे पहले पद आया था। एक्चुअली पद था बादशाह, फिर वो बदल के कर दिया था बादशाह। तो बादशाह मतलब सबसे बड़ा राजा। ये वर्ड बैन कर दिया था, इसके बाद कोई इस्तेमाल भी नहीं करेगा। और इस्तेमाल कोई करता भी कैसे? इसके सामने इसके जितने बेटे और पोते थे, इन सब का सर काट के कलम करके और इसके सामने रख दी थी। जब 57 की क्रांति में ये अपना दिल्ली का लाल किला छोड़ के भागा, तो ये पानी में उस टाइम पे ना यमुना बिल्कुल टच होके बहती थी लाल किले के साथ। तो लाल किले का जो पूरा एरिया था, यहाँ टच थी पीछे यमुना, इसमें आज भी वो खुफिया रास्ता है, यहाँ से रास्ता निकलता था। अगर ये पता था ना राजाओं को कभी दिक्कत आ जाए तो वो अंडरग्राउंड इस तरह की चीज़ें बनाते थे। यहाँ से सीढ़ियाँ सीधे निकलती थी पीछे यमुना में, और वहाँ हर टाइम नाव तैनात रहती थी। तो जैसे ही 1857 में अंग्रेज़ यहाँ घुसे, तो ये तुरंत अपने बीवी बच्चे और पोता पोती सबको लेके, और यहाँ ढेर नाव खड़ी थी, पीछे नाव से निकल गया। और दिल्ली के दूसरे कोने पर थोड़ी दूर पर स्थित था एक और, जिसे कहते हैं हुमायूं का मकबरा। हुमायूं भी तो इन्हीं के खानदान का था, बाबर का बेटा ही तो हुमायूं था। यहाँ जाके इसने शरण ली, लेकिन अंग्रेज जब एक बार पीछे पड़ गए तो वो कैसे छोड़ते, और ये अपना हिस्सा छोड़ के भाग गया। इसका मतलब कमज़ोर है, लड़ नहीं पाया। वहाँ जब ये चला गया तो अंग्रेज़ वहाँ तक पहुँचे, वहाँ जाके उन्होंने ढूंढ मचाई, पकड़े जाने थे। अंग्रेज़ों के पास बहुत बड़ी पावर थी, सेना, नए नए हथियार, एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार। ये पकड़े गए, इनको सामने पकड़ के इसके सामने इसके बेटे और पोते खड़े करके सबकी गर्दन काट दी और कहा, आज के बाद तुम्हारे खानदान में ये शब्द इस्तेमाल नहीं होगा, बादशाह। तब से आज तक फिर कोई बादशाह तुम्हारे देश में नहीं है। तो अंतिम बादशाह कौन सा था हमारा? इसको मारा नहीं, इसको पकड़ के, इसको और इसकी पत्नी, बिल्कुल बुजुर्ग आदमी, उस टाइम इसकी उम्र 70 के आसपास थी। 70 साल में पता है हाथ पैर शरीर काम करना छोड़ देता है। और इसको ले जाके रंगून की जेल में बंद कर दिया। मांडले जेल थी अंग्रेजों की फेवरेट। कहते हैं मांडले में जो गया जवान भी, वो ठीक वापस नहीं लौटा। सुभाष चंद्र बोस मांडले जेल गए थे, बीमारी ग्रस्त होके लौटे थे। ऐसे ही लाला लाजपत राय, ये तो जल्दी निकल आए थे इसलिए बच गए थे, नहीं तो जितने लोग मांडले जाते थे ना, उनको निश्चित रूप से कोई बड़ी भयंकर बीमारी लगती। कहते हैं बहुत सीलन भरा कमरा होता था और उसमें बिच्छू और सांप ऐसे घूमते थे। ऐसी जगह बनाई गई थी जेल कि आदमी वैसे ही बीमार हो जाए। माहौल का बहुत फर्क पड़ता है ना। जेल तो वैसे ही जेल है, मांडले जेल तो खूब मतलब अच्छे नाम से यही था कि मांडले गया अब ठीक नहीं लौटेगा। डिप्रेशन जैसी बीमारी होती ही होती थी, तब लोगों को ये समझ नहीं थी कि ऐसी बीमारियां हैं। तो ये वहाँ गया और कहते हैं लास्ट टाइम तो इतना खराब था, ठंड का मौसम था, एक बेड पे लेटा हुआ था और पूरे कमरे में दुर्गंध भर गई, क्योंकि बुढ़ापा है, नहाने धोने को मिलता नहीं, सर्दी वैसे है। इसने अंतिम सांस बहुत खराब हालात में ली। तभी कहते हैं देखो समय का नहीं पता, जिसके दादा परदादा, उनके पिताजी जिन्होंने कभी देश दुनिया पे राज किया, उसका अंत समय एक छोटी सी
बहुत छोटी सी कोठरी में बीता और लास्ट मोमेंट पे इसका घर में कोई इसके पास नहीं था। तो ये था इसका अंत। इनके साथ ये पूरे साम्राज्य का खात्मा हो गया और फिर पूरे तरीके से आपके ऊपर राज किया महारानी ब्रिटेन ने अगले 90 साल तक। ठीक है, कल इन सबको नाम समेत पढ़ेंगे। इनका कोई काम नहीं है, लेकिन नाम और इनके बारे में फेमस क्या है वो पढ़ लेंगे सेकेंड पार्ट में।